Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti, a physics teacher, welcome you all to another chapter of physics, chapter number 3, motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स जो कि मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन को, फोर्स को, और मोशन एंड फोर्स को आगे स्टडी करने में हम जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ ट्रीट करेंगे इस चैप्टर में, उनमें सबसे पहले डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और न्यूटन के लॉज। और उसके बाद इस चैप्टर में जो बड़ा इंटरेस्टिंग आगे पार्ट आएगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देखेंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद हम फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फर्दर एप्लीकेशंस को देखते हुए लास्ट में इस चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ईजीएस्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू था। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जाता है 2 डायमेंशन में, आप ऐसे समझें कि जब कोई फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक लगाता है तो वो जो फुटबॉल की मोशन होती है वो असल में प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम उसकी सारी फिज़िक्स को फॉर्मलाइज करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सीखेंगे। तो ये एक चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के हवाले से ये इसका लर्निंग आउटकम है जो हमने सीखना है। अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स डेफिनीशन एंड इल्यूस्ट्रेशन। सिर्फ बुक में जितना लिखा है वो नहीं, मैंने जैसा कि अभी बोला था कि इंशाल्लाह मैं आपके जो करंट नॉलेज और सब्जेक्ट का जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं इंशाल्लाह उनको भी रीवैम्प करूँगा। आप बड़े तवज्जो से सुनते जाएं और सीखते जाएं, बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस के हवाले से। डिस्टेंस किसे कहा जाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और किसी भी पाथ पर जाता है, वो जो पाथ कवर करता है उस पाथ की जो लेंथ है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। मतलब डिस्टेंस इज़ पाथ लेंथ। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है अगर वो शॉर्टेस्ट हो और एक सर्टेन डायरेक्शन में हो 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ तो हमें कहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज़ लीस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं ये डेफिनेशन अभी जो बोली है ये अभी भी अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वो ए से बी भी हो सकता है, वो बी से ए भी हो सकता है। तो फिर इस डेफिनेशन में क्या गलती है? गलती ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ख़ास डायरेक्शन में होगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा। अगर मैं कहूँगा ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं कहूँगा बी से ए तक भी है तो ये कोई और डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से पता चलता है अगर डायरेक्शन बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रिसाइजली स्पीकिंग हम कहते हैं कि इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जैसा कि आपने सीखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। और बल्कि मुझे ये भी आपको बताना चाहिए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो और वो फिजिक्स के लॉज को ओबे ना करे, वो फिर भी वेक्टर नहीं होती। तो प्रिसाइजली such a physical quantity which has magnitude, specified direction, and that quantity also obeys laws of vector is known as vector quantity. तो स्पेसिफाइड के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। मैं एक और भी एग्जांपल आपको देता चलूँ। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि प्रेशर की बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं लेकिन कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। जैसे एक बैलून में हवा भरी हुई है तो उसकी हर तरफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसकी मैनी डायरेक्शंस हैं लेकिन कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। यही वजह है कि हम बोलते हैं कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है।
तो ये सीखने को मिला कि जो डिस्टेंस है वो पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है जो कि एक सर्टेन डायरेक्शन में है। और ये बात आपको इस एनिमेशन, इस डायग्राम से भी समझ आ जानी चाहिए कि आपके सामने ये जो ब्लू कलर का पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व के अंदर ये सारा डिस्टेंस है इस स्टार्ट से लेकर इस एंड पॉइंट तक। जबकि इस स्टार्ट से लेकर इस एंड पॉइंट तक जो ग्रीन कलर का आपको पाथ दिखाई दे रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। जो ग्रीन कलर का पाथ है क्लियरली ये दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में भी है। अगर मैं यही ग्रीन कलर का पाथ दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा दूं तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये कोई और डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले वो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाती है। आपने इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन किया है लास्ट चैप्टर में कि ये ऐसे दो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर का पाथ ये डिस्टेंस है और जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। मज़ीद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक शानदार एनिमेशन आपके सामने, जिसमें जो ब्लू कलर का पाथ आपको ये नज़र आ रहा है इस मूविंग बॉडी का ये डिस्टेंस है, और जो रेड कलर का पाथ आपको नज़र आ रहा है ए से बी तक। अभी जो हमारा ये समझने का, इस एनिमेशन के ज़रिए समझने का अंदाज़ है, ये ए से बी तक है। अगर मैं रास्ते में इस मूविंग बॉडी को कहीं पर रोकूंगा तो वहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट और होगा, वहाँ तक का डिस्टेंस और होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिटवीन टू पॉइंट्स और उन दो पॉइंट्स का नाम ए और बी रखा गया है, तो जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस है, और जो ए से बी तक में रेड कलर में नज़र आ रहा है क्लियरली फ्रॉम डायग्राम, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ए से बी तक, इसकी जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला, जो आप डिफरेंस भी कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो ये कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या इक्वल होता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो डेफिनेशन से क्लियर है कि हमने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो लीस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, इसका मतलब वो छोटा होगा डिस्टेंस से। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है छोटा होता है या इक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल कब हो सकता है, तो वो अगला पॉइंट आप चेक करें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल उस वक्त होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। यहाँ पर भी अधूरी बात है, अगर मैं बोलूँ बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में आगे चलती हुई एकदम वापस मोड़ आए, तो फिर प्रॉब्लम है। तो तभी प्रिसाइसली लिखा गया है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के उस वक्त इक्वल होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और एक सर्टन स्पेसिफाइड वन डायरेक्शन में। तो ये वो स्टेट होती है जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होता है। मतलब ओवरऑल आपने सीखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। एक एमसीक्यू अभी जो हमने सीखा उसी के ऊपर एक एमसीक्यू देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। असल में क्वेश्चन में रेशो बनाई गई है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, तो रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, ये असल में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है लेस देन 1, सी ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन लेस देन और इक्वल टू 1। तो अभी जैसा कि इससे पहले कुछ देर पहले आपने सीखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा या तो छोटा होता है डिस्टेंस से और या इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ए ऑप्शन को करेक्ट कहूँगा तो फिर अगली मिस्टेक हो जाएगी कि दूसरी स्टेट ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, और अगर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है और जवाब हमेशा लेस देन 1 आता है। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होनी चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है तो जवाब या तो या इक्वल होता है तो जवाब या तो 1 होगा या लेस देन 1 होगा। तो क्लियर जी, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, मीन्स रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स, आगे अगला जो एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है
ये स्पेशल एमसीक्यू वो है जो एमडी कैट में भी पूछा जा चुका है, इसी जैसा एक सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन मैंने उसको ज़रा आसान करके आपकी खिदमत में रखा। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यानी इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, आप ऐसे कह लें, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल फ्रॉम ए टू बी वुड बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो इस क्वेश्चन में वो डिस्टेंस पूछता ए से बी का, तो मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि ए से बी जो तक आने में हाफ सर्कल है, और हमने सीखा हुआ है जो पूरे सर्कल की लेंथ होती है उसको सरकमफेरेंस कहा जाता है, जो कि 2 पाई आर होती है। और अगर हाफ लेंथ की बात करें ए से बी, तो वो 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर होगा। यानी अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछता ए से बी का, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो होता पाई आर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल फ्रॉम ए टू बी वुड बी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो ए से बी तक क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए से बी तक यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, मज़ीद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया ए से बी तक, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए तो वो 2r है। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली, सी ऑप्शन 2r। तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 2r है, और अगर डायरेक्शन बताई जाए तो वो ए से बी स्ट्रेट डायरेक्शन होगी ए से बी तक, जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसने क्वेश्चन में पूछा था ऑप्शंस में, तो वो 2r है। अगर डायरेक्शन भी पूछता तो क्वेश्चन में हम फिर वो ऑप्शन सिलेक्ट करते जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती, बट हेयर आंसर इज चार्ली। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग वर्कड एग्जांपल आपके सामने, जिसमें क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से सी अलोंग रेक्टेंगल शोन इन द फिगर। नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि वो ए से बी और फिर बी से सी आ रहा है, और या ए से डी और फिर डी से सी आ रहा है। चलें हम इसको अगर नहीं बताया गया तो इसमें एक ये भी रीज़न है ना बताने की कि जो पाथ है वो तो साफ नज़र आ रहा है, इक्वल है, चाहे पार्टिकल ए से बी तक जाए या बी से ए से बी पर जाकर फिर बी से सी आए, या ए से डी पर आकर फिर डी से सी आए, साफ नज़र आ रहा है वो इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए पार्ट में कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ए से सी तक आने का डिस्टेंस पूछा गया, और साथ ही साथ ए से सी तक पहुंचने का डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा रहा है। जस्ट मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग में अगर हमें ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए तो क्लियरली डायग्राम में ए से सी तक आने में पहले ए से बी आते हैं, फिर बी से सी, और आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल पाथ है, आप हॉरिजॉन्टल ले लें या जो वर्टिकल ले लें, ये 1 किलोमीटर है। जो एक कैलिब्रेशन है वो 1 किलोमीटर है। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। 5 + 3, ए से बी 5 किलोमीटर और बी से सी 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। अब बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैं दोबारा यहाँ पर अगर डायग्राम बना के आपको रफली दिखा दूँ, तो ये पॉइंट अगर ए और ये पॉइंट सी, तो अगर ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कहूँ तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये होगा। एरो का साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है, एरो की बात या डायरेक्शन की बात ना भी करें तो कोई इशू नहीं। तो जैसा कि हमने इसके ए पार्ट में देखा कि ये 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, तो इसका मतलब अगर मुझे ए से सी तक की लेंथ चाहिए या ए से सी तक का पाथ चाहिए, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको एवेलुएट कर सकता हूँ। और पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्लियरली मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा वर्किंग क्लियरली नज़र आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ए से
सी तक जो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए से बी तक 5 है, बी से सी तक 3 है, तो 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, ऐड करें तो 34 आता है। अगर मुझे ये ए सी स्क्वायर 34 है, अगर ए सी चाहिए तो बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट करूँगा तो ए से सी तक का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल थी, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए मैंने एक वर्कड एग्जांपल का सहारा लिया ताकि आप समझ पाएँ कि अगर डिस्टेंस कहा जाएगा तो वो पूरी पाथ लेंथ लेनी होगी, और अगर डिस्टेंस कहा जाएगा तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा। वो तो हम मैथ के कॉन्सेप्ट्स को और मैथ की टेक्निक्स को और मैथमेटिक्स का हम सहारा लेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन। स्टूडेंट्स अब इसके बाद आखिरी हिस्सा डिस्प्लेसमेंट का जो कि हमारी टेक्स्ट बुक का पार्ट है कि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करें इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो मान लें एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस पाथ पर, एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ए से बी जाता है, फिर बी से सी आता है, और जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पॉइंट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ R1 और इस पॉइंट बी पर एक पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ R2। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये स्पेसिफाई करता है किसी भी पॉइंट को। तो R1 पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, R2 पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक का डिस्टेंस बताइए तो ये पूरी जो पाथ की लेंथ है ये डिस्टेंस होगा, जबकि अगर पूछा जाए कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी, जो कि ये होगा जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसे इरेज करता हूँ, अब आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा कि ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये रेड कलर का डी आपको दिखाई दे रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड R2 दैट ऑफ पॉइंट बी देन बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया बाय हेड टू टेल रूल। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सीखने वाली बात है, आप देख सकते हैं R1 भी एक वेक्टर है, R2 भी एक वेक्टर है और D भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये 3 वेक्टर और पॉलीगॉन एक बनी हुई है, और हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा होता है, आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा कि जब पॉलीगॉन मेथड यानी हेड टू टेल रूल को पॉलीगॉन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशंस भी कहा जाता है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो ऐड करने पर एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायग्रामेटिकली पहचान ये होती है कि वो ऐसा वेक्टर होता है जिसका हेड से हेड मिला होता है और टेल से टेल मिली होती है। तो क्लियरली फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर R1, R2 और D में से अगर फैसला करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर D डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर R2 है, क्योंकि R2 वो वेक्टर है जिसका हेड से हेड मिला हुआ है और टेल से टेल मिली हुई है। जबकि अगर आप R1 देखें उसके टेल से टेल तो मिली है लेकिन हेड से हेड नहीं मिला हुआ। अगर आप D वेक्टर को देखें उसका हेड से हेड मिला है लेकिन टेल से टेल नहीं मिली हुई। तो मैंने सिंपली आपको बताया, आप जिस स्टूडेंट को ये पता होगा उसके लिए तो बड़ी आसान बात है, लेकिन इंजन ने आखिरी डब्बे को भी साथ लेके चलना होता है। तो जिस स्टूडेंट को ये भूल चुका था चैप्टर नंबर 2 में, उसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ज़रा वजाहत से बता दिया सिंपल वर्ड्स के अंदर कि रिजल्टेंट वेक्टर की पहचान वो है जिसका हेड से हेड मिला है, टेल से टेल मिली है, और इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो R2 है। तो जो R2 होगा वो इक्वल होगा R1 प्लस D, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर सम के इक्वल होता है। तो हमें लिखना चाहिए मैथमेटिकली कि R2 इज इक्वल टू R1 प्लस D। तो यहाँ पर एक मिस्टेकली माइनस का साइन है, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस D। और अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रीअरेंज करूँ, डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो डिस्प्लेसमेंट D विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो D विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1।
तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट फार्मूला आया डिस्प्लेसमेंट का, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो द डिस्प्लेसमेंट साफ दिख रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी। तो बेटे चेंज जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो ये दो पोजीशन वेक्टर्स का असल में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो द डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ये जरा बोल्ड करके लिखा हुआ है, आप जब लिखने में आप इसको लिखेंगे तो आप इसके ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं। मैंने जहां जहां पर वेक्टर है वहां वहां पर इसको बोल्ड किया हुआ है। तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या वर्बली आप लिखना चाहें द डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बड़ा कम्प्रीहेंसिव मैंने आपसे सारा कुछ शेयर किया। अगर आपने ये लेक्चर बड़े अच्छे से सुना, समझा, नोट किया, तो फिर एक असाइनमेंट आपकी खिदमत में मैं रखता हूँ। ये एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने मेरी जो पढ़ाई हुई समझाई हुई वर्कड एग्जाम्पल कर ली, 2 MCQs कर लिए, सारी मिसकॉन्सेप्शंस को ठीक कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, जिन जिन पॉइंट्स पर मैंने जोर दिया है, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिन पर जोर दिया है, अगर वो अंडरस्टैंड कर ली तो ये असाइनमेंट आपको बड़ी आसान लगने वाली है। क्या पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इन क्वार्टर सर्कल। तो ये इंशाल्लाह आगे चल के जब एक असाइनमेंट के सॉल्यूशंस का मौका आएगा तो उस लेक्चर के अंदर और भी आगे असाइनमेंट्स आ जाएं तो इकट्ठी करके फिर मैं एक लेक्चर में उनको एक्सप्लेन करूँगा। आप ज़रूर इस असाइनमेंट का आंसर कमेंट्स में करें, आप बताएं इसका जवाब, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और जाहिर है इस असाइनमेंट को वही अटेम्प्ट करेगा जो लेक्चर को गौर से सुनेगा और जो बड़ा सीरियस होकर इन लेक्चर्स को सुनेगा और समझेगा। जो क्योंकि सीरियस बच्चा वही होता है, सीरियस स्टूडेंट वही होता है कि जो ना सिर्फ इनको बर्डन समझ के सुनता है, बल्कि बल्कि कहना चाहिए वो इसको सिर्फ बर्डन नहीं समझता, बल्कि जो वो सुन लेता है तो जो असाइनमेंट दी जाती है वो उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करता है और वो आगे से रिस्पॉन्स भी करता है। तो आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस के अंदर जो चैप्टर का अगला टॉपिक आ रहा है, हम सीक्वेंस में चलेंगे, वेलोसिटी उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।